हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, जिसमें हम केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 10th केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। व्हाट इज केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। तो केमिस्ट्री हमारी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ये पता करते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंस हैं वो किस मैटर से मिलके बने होते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, तो हम साथ में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं, उनकी खासियत जानने की कोशिश करते हैं, एंड रिएक्शंस, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे सब्सटेंस हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एंड द यूज ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और इन्हीं रिएक्शंस का हम यूज़ करके नए तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। तो हर एक, हमने जैसे देखा सब्सटेंस जो होते हैं मैटर से, अलग अलग मैटर से मिलकर बने होते हैं, और जो मैटर होता है वो अलग अलग एलिमेंट का बने होते हैं। तो अगर हम एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करें, तोड़ें, तो सबसे छोटी पार्टिकल होता है वो हमारा एटम होता है। तो एटम से ही मिलके सब चीज़ें बनती हैं, सभी एलिमेंट्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट। तो एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो इसको हम, अगर हमने अपने इर्द गिर्द देखें तो हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर हम देखें, लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और साथ में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर, सॉइल और एयर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी सारी एटम से ही मिलके बनी हैं। तो अगर हम एटम का स्ट्रक्चर समझें, एटम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, अगर हम एक प्लानिटरी मॉडल से इसको एक बेसिक समझ इसकी ले सकते हैं। तो अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के स्ट्रक्चर में सबसे अंदर जो होता है वहाँ, उसी की वजह से सारा मास होता है एटम का, सारा वेट होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो हम अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड डॉट से आपको बता रहा हूँ। तो प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और साथ में हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो नो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो रेड डॉट वाले आपके प्रोटॉन्स आ गए, और आपके ग्रीन डॉट वाले आपके न्यूट्रॉन्स आ गए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम के बाहर वाली शेल्स होती हैं, अलग अलग शेल्स होती हैं, पहली वाली शेल, सेकंड वाली शेल। तो ये जो शेल्स होती हैं इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, KLM। तो इनमें जो होते हैं इनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो सबसे पहली वाली शेल होती है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाली शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। उससे बाहर वाली जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, और उससे बाहर वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको अगर हम समझें तो बाहर में आप देख, जो सबसे बाहर वाली शेल्स हैं आप इनमें देख रहे हो, ब्लू कलर के डॉट्स हैं। तो ये एक डॉट्स क्या है, मासलेस होते हैं, मास होता है इनका बड़ा कम मास होता है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन पर जो चार्ज होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और सब एटॉमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एटम होता है वो इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना होता है, इसलिए हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इट कैन बी आइदर फ्री, तो ये फ्री भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉट अटैच टू एनी एटम, किसी एटम के अटैच हुए बिना, और बॉन्डेड टू न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जहाँ ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं और एक प्रॉपर शेल में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, हम देख पा रहे हैं हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में हमारे रेड कलर के जो डॉट हैं वो हमारे प्रोटॉन्स हैं। तो जो वेट होता है एटम का वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है हाफ वेट। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इन पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और ये एक फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम का न्यूक्लियाई बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। लास्ट है हमारा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो न्यूट्रॉन भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इनका जो मास होता है वो सेम ही होता है, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन्स का मास होता है, बट विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। मगर हम अगर इस पे चार्ज की बात करें तो हम इन पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, एंड प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लियाई। और जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सभी जो एटम के न्यूक्लियाई होते हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक हमारा हाइड्रोजन, जो सिंपल हाइड्रोजन है, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी सभी जितने भी हमारे एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन हमारे नो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अगर हमने तीन तरह के अलग अलग से
एलिमेंट ले लिए, ई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स के एटम आ गए। तो फर्स्ट एटम में हम देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट एटम है, इसके न्यूक्लियस में रेड कलर का एक ही डॉट है। तो एक डॉट होने की वजह से मीन इसमें जो प्रोटॉन है उसकी संख्या 1 है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो जाएगा। सेकंड में हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे जो रेड डॉट है मीन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो 2 हैं, उनकी 2 हैं, तो उनकी जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो 2 हो जाएगा। और थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि जो इसमें रेड डॉट की संख्या है वो 8 है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट में हमारा 1 हो गया, एलिमेंट का जो एलिमेंट होता है उसको हम सिंबल से लिखते हैं और नीचे उसके हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है वो हम लिखते हैं। तो फर्स्ट का 1, सेकंड का 2 और थर्ड का 8। तो हम यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। थर्ड हमारा है कि एलिमेंट क्या होते हैं। अगर एक ही तरह के एटम से मिलके कोई चीज़ बनती है, एक ही तरह के एटम से, जहाँ ऐसे एटम जिनमें जो प्रोटॉन है उनकी संख्या सेम रहे, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो क्या है ये, इन द केमिस्ट्री एलिमेंट इज ए स्पीसीज ऑफ एटम्स। तो जो हमारा एलिमेंट होता है वो एटम्स होते हैं हैविंग अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियस, जिनमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो सेम ही रहती है, न्यूट्रॉन कम से ज़्यादा हो सकते हैं मगर जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हाइड्रोजन के 3 एटम है, फर्स्ट भी, सेकंड और थर्ड, तीनों हाइड्रोजन के एटम है। तो फर्स्ट में हमारा एक प्रोटॉन है, सेकंड में भी हमारा एक ही प्रोटॉन है और थर्ड में भी हमारा एक ही प्रोटॉन है। मगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में फर्स्ट में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सेकंड में एक न्यूट्रॉन है और थर्ड में हमारे 2 न्यूट्रॉन है। तो हम जहाँ से देख सकते हैं जो प्रोटॉन की संख्या वो तीनों एटम में सेम है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। तो यहाँ से हमने देखा एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होते हैं और जहाँ ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है उनको हम एलिमेंट कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं आयरन हो गया, लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, अलग अलग चीज़ें, सभी के एटम जो होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या सेम ही होती है। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर क्या होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है न्यूक्लियस में उसको हम मास नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे देख पा रहे हैं जो रेड डॉट है वो हमारे 4 हैं और जो ग्रीन डॉट है वो हमारे 5 हैं। तो रेड डॉट मीन प्रोटॉन की संख्या 4 और न्यूट्रॉन की संख्या 5, तो कुल संख्या इनकी 9 होती है, तो इसलिए 9 होती है, तो इसलिए जो इसका मास नंबर होगा वो 9 हो जाएगा। सेकेंड में हम अगर देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 5 है और न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, तो कुल संख्या यहाँ भी 9 होती है, तो इसका भी जो मास नंबर है वो 9 हो जाएगा। तो मास नंबर का लिखने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, जैसे ई एलिमेंट का ई सिंबल लिख लिया, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं जो प्रोटॉन की संख्या होती है कि प्रोटॉन कितने हैं, और ऊपर हम टोटल सम करके लिखते हैं जो जिसे हम मास नंबर कहते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट में देख पा रहे हो कि 4 जहाँ पे प्रोटॉन हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 4 हो जाएगा, सेकंड में 5 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। और हम कुल संख्या की बात करें तो फर्स्ट में 4 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन, कुल संख्या 9, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा। सेकंड में 5 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन, तो कुल संख्या इसकी भी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं, जहाँ मास नंबर कहते हैं इसको, वो हम एलिमेंट के सिंबल के ऊपर वाली तरफ लिखते हैं और जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो हम नीचे वाली तरफ लिखते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कुल संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है उसे हम मास नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है और उसके अलग अलग से एटम है, जैसे हमारे हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स होते हैं, तो तीनों में जो प्रोटॉन की संख्या है वो सेम है, फर्स्ट में भी एक प्रोटॉन, सेकंड में भी एक प्रोटॉन और थर्ड में भी एक ही प्रोटॉन है। तो ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन अगर सेम है तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, फर्स्ट का भी 1 होगा, सेकंड का भी 1 होगा, थर्ड का भी 1 होगा। मगर हम एटॉमिक अगर मास की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, पहले में एक ही प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास इसका 1 हो जाएगा, सेकंड में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो इसका जो मास नंबर है वो हमारा 2 हो जाएगा, और थर्ड में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की वजह से कुल संख्या इनकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो एटॉमिक मास है इसका वो तीनों का सेम नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो इक्वल होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ईच ऑफ टू
ईच ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा जो एक दो या दो से ज़्यादा जो उसकी फॉर्म्स होती हैं, दैट कैन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। मगर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार समझने के लिए हम अगर दो तरह के अलग अलग एटम ले लें, एक हमने नाइट्रोजन का एटम ले लिया और दूसरा हमने अपना ऑक्सीजन का एटम ले लिया। अब हम समझते हैं कि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है, रेड डॉट की संख्या है, वो 7 है। तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या 7 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 8 होती है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। तो इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 14 है। सेकंड का 8 प्रोटॉन और 6 ग्रीन कलर के डाटा में 6 इसके न्यूट्रॉन है, तो कुल संख्या इसकी भी 14 हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है, जो एटॉमिक मास है वो दोनों का सेम है, मगर एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है। तो ऐसे एलिमेंट के एटम जिनमें मास नंबर तो अलग अलग होता है मगर एटॉमिक मास नंबर तो सेम होता है मगर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास तो एक जैसा होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मगर जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जब दो एटम्स मिलें एक ही एलिमेंट के, जहाँ अलग अलग एलिमेंट्स के दो एटम मिलें, तो जो एटम मिलके एक ही न्यूक्लियस शेयर करते हैं उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट केस में हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो उनका जो न्यूक्लियस होगा वो इनका कॉमन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉमन न्यूक्लियस शो करेंगे, तो कॉमन न्यूक्लियस शो करने की वजह से जो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए मॉलिक्यूल में भी होमोन्यूक्लियर मीन जो एक ही न्यूक्लियस को शेयर करे। तो हमने देखा एटम के स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है, अगर 2 एटम एक ही न्यूक्लियस को शेयर कर रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इट कंटेन एटम्स ऑफ 1 केमिकल एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ही दोनों एटम है, जहाँ किसी और अन्य एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं। इट में भी हीटेरोन्यूक्लियर मीन 2 एक ही एलिमेंट के, जैसे हम यहाँ पे हम H2O वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस शेयर हो रहा है, साथ में अन्य जो अलग हमारा एटम है ऑक्सीजन का, उसका न्यूक्लियस भी शेयर हो रहा है। तो इसको हम हमारा मॉलिक्यूल कहेंगे। तो हमने देखा जब 2 एटम मिलते हैं और एक ही न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो 2 एटम मिल रहे हैं वो एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं, जहाँ अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हमें 30 एलिमेंट्स तक आने चाहिए। हम कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी हम प्रॉपर्टी जानेंगे, यूजेज जानेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो फर्स्ट में एक ही हमारा प्रोटॉन होता है, तीनों में प्रोटॉन की संख्या एक ही रहेगी, मगर न्यूट्रॉन पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सेकंड में 1 न्यूट्रॉन है और थर्ड में 2 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इसके 3 आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन को हम तो हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए, हम शॉर्ट में इसको H से लिखते हैं, सिंबल इसका H लिखते हैं। तो ये डिस्कवर किया गया था 1776 में कैवेंडिश के द्वारा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो सबसे पहली वाली शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट यूनिवर्स में पाया जाता है वो हमारा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब हम इसको बर्न करते हैं, इसलिए इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हीलियम। तो हीलियम का जो सिंबल नंबर होता है वो 2 होता है, मीन इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमारी 2 है। तो साथ में हमारी इसका जो सिंबल है वो हमारा He है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें 2 तरह के इसके 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक में 1 न्यूट्रॉन और एक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसका 3He2 हो जाएगा, मीन 2 एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर, 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास नंबर। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, जो सबसे पहली वाली शेल होती है जिसे हम के शेल कहते हैं, तो के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाइड्रोजन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हमारा हीलियम है, और ये हमारी इनर्ट गैस है, मीन ये गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो हमने यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो एटम्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी के एक जैसे नहीं होते, बल्कि अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। थर्ड हमारा लिथियम है। लिथियम को हम एल्कली मेटल भी कहते हैं। नंबर इसका 3 है, सिंबल इसका Li है। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जो सबसे पहली वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहली वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो फर्स्ट शेल में नहीं भरा जाएगा, बल्कि सेकंड शेल में भरा जाएगा। तो इसलिए हीलियम तक इसकी कन्फिग्रेशन सेम ही रहेगी, उसके बाद सेकंड शेल शुरू हो जाएगी और सब शेल एस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यूजेस की बात करें तो हम लिथियम को बैटरीज में यूज़ किया करते हैं। तो लिथियम एक बहुत ही लाइट मेटल होता है जिसे हम एल्कली मेटल कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो वी होता है, नंबर इसका 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कुल संख्या 4 हो जाती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर दोनों की कंबाइंड संख्या करें स्टेबल में तो उसकी 7 होगी और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या 4 होगी। तो यूज़ इसके स्प्रिंग जो बाच होती हैं, गड़ियाँ होती हैं, उनकी स्प्रिंग्स बनाने में बेरिलियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बोरॉन है, नंबर 5 होता है, सिंबल बी है। जो एवरेज और इसका वेट है, मीन जो हमने मास नंबर देखा, जो एवरेज अलग अलग एटम्स जो उसको आइसोटोप है उनका भी जो वेट है वो हमारा 10.81 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन हमारे आगे 5। तो इसके 2 तरह के स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट में जो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 5 होती है और सेकंड में हमारी 6 होती है। यूजेस की बात करें तो ये टेनिस रैकेट बनाने में हमारा यूज़ किया जाता है। कार्बन की बात करें, कार्बन का नंबर 6 होता है, सिंबल इसका सी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बाहर वाली शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसके 3 तरह के स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो यूसेस की बात करें तो अलग अलग फॉर्म में ये कार्बन हमारा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है, सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट लगभग कर सकता है। तो कार्बन इज़ फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन नेचर, ये फ्री स्टेट में ही पाया जाता है और इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स भी होते हैं। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इन सभी में हमारा कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसकी जो एटमॉस्फेयर में संख्या है वो 78% जो हमारे हवा में पाया जाता है। तो साथ में बात करें इसके नंबर की तो एटॉमिक नंबर है इसका 7 है, सिंबल इसका N है। डिस्कवर इसको रदरफोर्ड ने किया था। और ये जो N2 नाइट्रोजन गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, नंबर 8 है, सिंबल इसका O है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें इसकी संख्या जो है वो 21% है। ये एक कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ना इसका स्वाद होता है, ना ही इसका कोई रंग है, ना ही इसका कोई खुशबू होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल में सेकंड शेल में भरे जाते हैं। तो 9th नंबर पे हमारा फ्लोरीन है। तो टूथपेस्ट में बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह का बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया मारने के काम में लाया जाता है। नंबर इसका 9 है, सिंबल इसका F है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में भरे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नियॉन। नियॉन भी हीलियम की तरह एक नोबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी बाहर की जो शेल है वो कंप्लीट है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ही हैं, बाहर में 8 आ सकते हैं तो 8 पूरे भरे हुए हैं। सिंबल इसका Ni होता है। बहुत ही रेयर गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में और ये एक हमारी इनर्ट गैस है। थैंक यू।